हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो एडिटोरिया का वार्षिक अंक करेंट अफेयर 2023 का आया है, उसमें जो आर्थिक समीक्षा दिया गया है उसको डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे। इससे पहले आप अगर बजट नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ जो एडिटोरिया का MCQ दिया हुआ आखिर में वो भी कंप्लीट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23। फ्रेंड्स, आर्थिक समीक्षा में 3 वर्षों का डिटेल रहता है। एक तो 22-23 हो गया, बाकी 21-22 और 19-20 का 3 वर्षों का इसमें डिटेल रहता है। तो इसमें जो फैक्ट है और हम लोग एनालिसिस के साथ देखेंगे ताकि एक बार देखें और ज़्यादा दिन तक। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो पहली बात तो ये जो बजट है उससे एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। यानी कब? बजट 1 फरवरी को पेश किया गया, तो समीक्षा 31 जनवरी को। यह आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी आनंद नागेश्वरन। बोलिए आप मेरे साथ। फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो ट्राई करता हूँ कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो हम लोग, ताकि आपको लगे ना कि रीडिंग मार रहे हैं, आपको लगे कि पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके। इसलिए जब मैं सवाल करूँ तो आप प्लीज़ उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। यानी अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी आनंद नागेश्वरन कौन है? वी आनंद। बोलिए नेक्स्ट। ये किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक विभाग द्वारा प्रभाग जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। अब जो सबसे पहला पेश हुआ था 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा था। कब? 1950-51। बोलिए फ्रेंड, 1950-51 और 1964 तक आम बजट के साथ साथ ये प्रस्तुत होता था। यानी 1950-51 में पहला हुआ, 64 तक आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद बजट से एक दिन पूर्व ये प्रेजेंट होने लगा। अब क्या है? तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुछ जो डेटा है, आपको फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि जो पूछा गया ये अनुमानित है या अंतिम अनुमानित है। मतलब डेटा जो पूछा गया वो किस तरह से है। तो इसमें क्या है कि 23-24 का अनुमानित है, 22-23 का पहला अग्रिम है और 21-22 का अंतिम है। तो पूछ रहा है कि जो अनुमानित क्या है, वृद्धि दर 22-23 का GDP का कितना है? तो 6 से 6.8%। कितना है? बोलिए 6 से 6.8%। यानी जो उसके बाद पहला अग्रिम अनुमान क्या है? 7%। और राजकोषीय घाटा कितना है 21-22 का? याद कर लीजिए कितना है? 6.4%। और 21-22 कितना था? 6.7%। यानी कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा है वो घटा है किसमें? 22-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान में। वो 21-22 की बात करें तो कितना? 8.7 से 6.7 तक। नेक्स्ट, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि क्या है? सकल मूल्य वृद्धि क्या है? इसके 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इसमें वृद्धि दर 21-22 में कितना है? 3%। जबकि 22-23 के लिए कितना है? 3.5%। वृद्धि कितना हुआ? 0.5 का। नेक्स्ट, औद्योगिक सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में 10.3% था और घट के आ गया 4.1%। घट के कितना आ गया? 4.1%। सेवा क्षेत्र कितना है? 8.4% है और वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि होकर आ गया 9.1%। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे ये जो पॉइंट खेलने में बहुत टाइम लगता है। आपको डेटा से यानी आंकड़ा से खेलना है। खेलना कैसे है? इसमें कितना है? 35 है, मतलब 0.35 है, लेकिन आपको दिमाग में रखना कितना? 35 है, 35 फिर 41 है और फिर 91 है। बोलिए था एक फ्रेंड्स, जब मैं सवाल करता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कम्युनिकेशन बना रहे ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। इसलिए जब भी मैं पूछूँ तो आपको मने मन सवाल का जवाब भी देना है और कमेंट भी करना है। तो क्या है? पहला 35, 41, 51। कितना है? 35, 41, 51 इन 3.5, 4.1, 9.1। अब क्या है? वृद्धि हुआ है। पहला प्राइमरी सेक्टर में कितना हुआ? 0.5% का वृद्धि हुआ है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में 10.3 से 4.1 हो गया है और सेवा सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर में 8.4 से 9.1 हो गया है। तो आपको स्टेटमेंट BPSC और UPSC पूछ सकती है कि क्या सभी सेक्टर में वृद्धि हुआ है? तो जी नहीं, केवल पहला और तीसरा सेक्टर में वृद्धि हुआ है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर यानी औद्योगिक सेक्टर में कमी दर्ज किया गया है। यानी सभी सेक्टर में वृद्धि नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालें तो जो राजकोषीय घाटा है वो GDP कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट क्या है बजट अनुमान के अनुसार। तो ये देखिए 6.4 है, कब का है? 22-23 का।
वही 21-22 की बात करें 6.7 है। बाकी भी है, जैसे 20-21 का है 9.2, 19-20 का छोड़ दीजिए। अब ये जो है, जो महंगाई दर है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर। उपभोक्ता मूल्य कितना है, तो जो इसमें दो है, उपभोक्ता और थोक वाला। तो जो उपभोक्ता मूल्य है वो जो है कितना, 22-23 11.5, जबकि थोक मूल्य कितना है 6.8। वैसे भी जो कहते हैं ना कि थोक में बोलो कितना दाम मिलेगा, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर वाला थोड़ा महंगा होता है, जबकि थोक वाला सस्ता होता है। यानी 6.8 है और ये 11.5 है। वही 21-22 की बात करें 5.5 है, 13 है। इसमें भी एगो वृद्धि हुआ है और एगो घटा, यानी थोक वाला उपभोक्ता वाला घटा है, थोक वाला वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा भंडार। इसमें यह देखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है। तो मंथ, इसमें जैसे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 68 में या 67 में कि कौन 68 में कि कौन मंथ का था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये पूछ रहा है, जिसमें इसमें दे रखा है कि मार्च के अंत तक की स्थिति क्या था। तो मार्च के अंत स्थिति यह है कि जो 22-23 में 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 21-22 को नहीं देखना, वैसे देख सकते हैं, इसमें डेटा ये देख सकते हैं कि पहले वृद्धि हुआ है, लेकिन 21-22 से 22-23 में कमी गया, यानी 21-22 में 607 था, 22-23 में 563 हो गया। इसमें वृद्धि ना होकर कमी हुआ है, यानी आपको ध्यान रखना है कि कौन मंथ पूछता है। उसके अलावा ये देखें कि जो जीडीपी में जो स्टेबल यानी जो फिक्स स्थिर मूल्य दर है, स्थिर मूल्य पर जो प्रतिशत कितना है, तो 22-23 कितना है 6 से 6.8, वही 21-22 के था 7, यानी इसमें भी क्या हुआ है, कमी देखा गया है। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है 21-22 से 22-23 में क्या वृद्धि हुआ, नहीं, इसमें कमी देखा गया है। उसके अलावा सेवा क्षेत्र की बात करें, अलग अलग सेवा क्षेत्र है, इसका भी जो मूलभूत जो कीमत है सकल मूल्य वृद्धि दर, तो इसमें लगातार वृद्धि हुआ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बन सकता है। और ये लगातार थोड़ा इसको वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार 6.3 से 7.8 फिर 8.4, नहीं, इसमें भी बीच में कमी हुआ है, लगातार नहीं होके इसमें भी कमी हुआ है, फिर 8.9 है, ठीक, 9.1 है, यानी इसमें भी क्षेत्र लगातार वृद्धि नहीं हुआ है। बस आपको आंकड़ा क्या देखना है, लेटेस्ट वाला क्या है, 22-23 में 9.1 है। वही बात करें कृषि और संबंधित गतिविधियों की बात की जाए तो इसमें भी 19-20 में क्या था, 5.5 था, 20-21 कोविड के बाद 3.3, फिर कोविड काल में 21-22 में 3 और फिर 3.5, यानी वृद्धि पहले घटा फिर घटा और अब क्या हो रहा है इसमें, इस बार 3.5 हो गया, यानी 0.5 का वृद्धि हुआ है। वही बात करें औद्योगिक मूल्य वृद्धि दर, सकल मूल्य वृद्धि दर, इसमें क्या है, तो इसमें भी वो जो डेटा हम लोग ऊपर देखे हैं 10.3 से 4.1 पर आ गया है, 22-23 में 4.1 है। नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कुछ जो लक्षित टारगेट है सरकार का, जैसे कार्बन से संबंधित शून्य उत्सर्जन जो लक्ष्य है, तो भारत का कब तक है 2070, इसको वीवीआई कर लीजिए 2070। उसके अलावा चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब 2060। उसके अलावा तुर्की जो है 53, तुर्की जो 53 में, विश्व 53 में, 2053 में। अब सबसे पहला टारगेट किसका है, तो जर्मनी का, ये वीवीआई कर लीजिए, भारत का तो वीवीआई है ही, लेकिन सबसे पहला पूरा कौन करेगा, जर्मनी, शून्य उत्सर्जन 2045 रखा है। उसके अलावा आपको नहीं ऑप्शन मिले ये सब के अलावा, तो सबके साथ क्या जाना है 2050, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम्स, इटली, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, जो भी देश है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब 2050 है। नेक्स्ट, यह है कि जो विश्व में विभिन्न भारत का स्थान क्या, एक क्वेश्चन बीपीएससी ऐसे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो जो वैक्सीन के निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम। उसके अलावा 2 पहिया और 3 पहिया यानी 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के निर्माण में भारत का स्थान प्रथम है। दूध के आप लोग को याद होगा क्योंकि पिछले कई वर्षों से प्रथम है। आप ये एक ट्रिक बना सकते हैं कि 2 पहिया और 3 पहिया वाहन से वैक्सीन और दूध क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, यानी वैक्सीन जो है और दूध जो है 2 पहिया 3 पहिया वाहन से पहली बार पहुंचाया जा रहा है। इसको ट्रिक बना सकते हैं, पहला स्थान पर वैक्सीन, 2 पहिया 3 पहिया और दूध उत्पादन है। नेक्स्ट, दूसरा स्थान पर क्या है, कच्चा इस्पात, मोबाइल निर्माण,
दूसरा स्थान पर 2 ही है, यानी कच्चा इस्पात जो है, यानी आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो मोबाइल है, मोबाइल जो किसका है तो स्टील का है, मोबाइल किससे बना हुआ है तो स्टील का, मतलब ट्रिक बना सकते हैं इस तरह से, मोबाइल स्टील का निर्माण बना हुआ यानी दूसरा स्थान पर है। ठीक है। अब अंडा उत्पादन, अंडा, दूध आप पर्दे पीते हैं इसलिए प्रथम स्थान है। अंडा आप खाते नहीं खाते, ट्रिक बनाना है कि हर तीसरा दिन पे अंडा खाते हैं। ठीक है। ऑटोमोबाइल तीसरा स्थान, फार्मास्यूटिकल्स तीसरा स्थान, यानी अंडा, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स तीसरा स्थान पर है। अब गाड़ी, जो यात्री गाड़ी के निर्माण में चौथा स्थान है। रेल नेटवर्क चौथा स्थान है। ठीक है, यानी रेल नेटवर्क और यानी यात्री जनरली सवारी किसे करता है, तो आप ट्रिक बना लेना है कि रेल से 4 आदमी है, या कह सकते हैं भारत के चारों कोना रेल पहुंच चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा भंडार, ये इसमें कौन सा स्थान है, छठा। विश्व व्यापार की सेवा निर्यात में सेवा और 7वां, सेवा पर कौन सा है, 100 से सेवा और 100 से 7वां, यानी 7वां स्थान पर है। मांस में 8वां और सेवा आयात में 10वां, यानी सेवा आयात कर रहे हैं हम लोग, उसमें कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, टू द पॉइंट कार्यक्रम है, इसमें क्या है कि आर्थिक समीक्षा को डिटेल से बताया गया है। तो आपको फ्रेंड्स जैसे कि 66 बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन डायरेक्ट इससे था, बीपीएससी मेंस में आर्थिक समीक्षा से पूरा चैप्टर वाइज। तो आपको उस दृष्टिकोण से भी सोचना है कि मेंस में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है 68 और 69 में। तो कितने कुल अध्याय था, कुल टोटल चैप्टर कितना है, 12। आर्थिक समीक्षा कितना टोटल चैप्टर है, 12। अब चैप्टर 1 अध्याय 1 क्या है, पूर्ण सुधार, किसमें, अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022। इसमें पहला अध्याय क्या है, पूर्ण सुधार। नेक्स्ट, कुल कितना अध्याय, 12। पहला अध्याय 1 है पूर्ण सुधार, किसमें, अर्थव्यवस्था की स्थिति। करके वित्त वर्ष 23-24 के लिए जीडीपी जो वृद्धि दर है आपको बताना कमेंट करके, कितना है, 6 से 6.8% अनुमान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर कितना है, सितंबर, कौन मंथ का है, सितंबर, 7.2%। ये आर्थिक समीक्षा में। तो आपको इस ध्यान रखना है कि कौन मंथ का पूछ रहा है और किस डेटा का पूछ रहा है। तो वित्त वर्ष 23 के लिए विभिन्न एजेंसियों भारत का विकास दर जो अनुमानित किया है, कौन कौन है, तो इसमें अगर हम देखें तो फ्रेंड्स बहुत सारा एजेंसियां हैं। क्या सबको याद रखना है, नहीं, सबको याद नहीं रखना है। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, एडीबी, इसका 7% है विकास दर। ठीक है। उसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखिए कि ज़्यादातर क्या है, ये 7% है, यानी इधर 6 से 7 के बीच है, यानी आपको अनुमान लगाना हो, गेस करना हो तो एक या तो 7% गेस करेंगे या 6.8% ज़्यादातर, क्योंकि 3 वो 6.8 और 3 वो 7% है। बाकी 2 जो है, एगो वर्ल्ड बैंक याद कर लीजिए कितना है, 6.9%। वर्ल्ड बैंक कितना है 7% में, 0.1 वर्ल्ड बैंक हो गया। और दूसरा आपको जो ध्यान रखना है कौन है, OECD, इसका कितना है 6.6, यानी सबसे कम किसका है अनुमान है, OECD का 6.6%। उसके बाद किसका है, वर्ल्ड बैंक का कितना है 6.9%। उसके अलावा जो टॉप है, टॉप कौन कौन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक 6.9 हो गया, एडीबी देख लिया आप। उसके अलावा IMF, RBI और SBI, ये 6.8 है, 6.8 है। होलिस्टिक बैंक देखिए अलग अलग नहीं देखना है, क्योंकि ये संभावना कम रहता है, इतना डिटेल हर मंथ 2-3 महीने पर आता भी है। अब नोट, समीक्षा 23-22-23, इसमें क्या, इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत वृद्धि दर 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति यानी PPP के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और बाजार विनियमन दर में 5वां, यानी बाजार जो रेगुलेटरी है, विनियमन रेट है, दर है, उसमें 5वां है। और PPP मॉडल में परचेज जो पावर प्रायोरिटी है उसमें तीसरा है, और ओवरऑल 5वां है अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार। अध्याय 2 क्या कहता है कि भारत की मध्य अवधि विकास परिदृश्य, यानी आशावादी और विश्वसनीय, यानी भारत का जो विकास दर है वो क्या है, आशावादी और विश्वसनीय है। इसमें यह अध्याय दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में पूरी क्षमता के साथ विकास करेगी। सिंपल सी बात ये कह रहा है पूरे अध्याय में, जो कोविड-19 से पूर्व की स्थिति था और अभी बाद की स्थिति है, यानी उसमें सुधार हो रहा है, ये आशावादी है। नेक्स्ट क्या है कि सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और 21 में राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन MNP की बुनियादी ढांचा निर्माण और विकास एक मजबूत आधार
लेके, मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो कोविड-19 से पहले की स्थिति कह रहा है, जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट आया था और उसके बाद जो पाइपलाइन आया राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, ये दोनों की वजह से जो स्थिति है काफ़ी सुधर रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल राजस्व में 15.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष जीएसटी में दमदार वृद्धि की संभावना कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है 15.5% की वृद्धि किया गया, यानी तो अब अप्रैल से नवंबर 2022 में, यानी कोविड के बाद इस स्थिति में सुधार हो रहा है। अब ये कह रहा है कि औसत जो जीएसटी संग्रह कितना है, तो फाइनेंशियल ईयर जो 23 है उसमें कितना है? 1.94 औसत है। ठीक है, लेटेस्ट वाला। कह रहे कुछ जो विगत वर्षों में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह जो आप देख ही चुके हैं। उसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया है। क्या कह रहा है कि राजस्व व्यय की आवश्यकता तो काफ़ी है, फिर भी पूंजीगत व्यय है, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर फोकस किया गया है। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच अंतर को धनात्मक रखने के लिए मदद, मतलब सिंपल सी बात है, जो जीडीपी ऋणात्मक चला गया था उसको बेहतर करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अध्याय 4 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। इसमें क्या है? एक अच्छा वर्ष रहेगा। इसमें क्या कह रहा है कि जो आरबीआई के द्वारा जो रेपो दर मतलब जो पॉलिसी कट किया गया है उसमें रेट में कम किया गया, वो कितना बेसिस पॉइंट है? आधार अंक कितना है? 225। कितना आधार अंक है? 225 की वृद्धि की गई है, अलग अलग में जो वृद्धि की गई है। सकल गैर निष्पादित यानी GNPA, इसमें इसको घटाकर 7 वर्षों में कितना हो गया? 5% पर आ गया, नहीं निचले स्तर 5% पहुंच गया। भारत वित्त वर्ष 23 में अप्रैल से सितंबर, कौन मंथ है? अप्रैल से दिसंबर घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया, यानी जो शेयर बाजार उसमें शेयर बाजार नहीं अपने जो समकक्ष है इसके साथ जो और वृद्धि कर रहा है उसको। अध्याय 5 की बात करें, कीमतें और बुनियाद मुद्रास्फीति गुणांक परिस्थिति की बात करते हैं। ये क्या है? कीमतें और मुद्रास्फीति नाजुक, ये एक्चुअली क्या है? नाजुक लिखा हुआ है, नाजुक परिस्थिति पर कामयाबी। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? भारत में खुदरा जो महंगाई दर है अप्रैल 2022 से बढ़कर 7.8% शिखर पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में से एक रही है, मतलब जो है ना पूरी दुनिया में से एक रही है। सरकार घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने पर जोर दे रही है। सिंपल सी बात कह रहा है कि पूरी दुनिया की स्थिति बहुत खराब हो रही है महंगाई को लेकर, फिर भी भारत की स्थिति बहुत अच्छा है। कितना पहुंच गया है महंगाई और अप्रैल तक? 7.8%। अब कह रहा है इसको दूर करने के लिए मल्टी डायमेंशनल क्या कर रहा है? अप्रोच अपना रहा है। जैसे प्रमुख कच्चे माल और फेरोनिकल, कुकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया। यानी ये जो हुआ ये था ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, ठीक है, इसमें से 89% तक उसका जो सामान है वो 86% तक भारत में आ जाएगा और भारत का 94% तक वहाँ पे क्या होगा? भेजा जाएगा। इसके वजह से कुकिंग कोल में जो किया गया है घटाकर शून्य कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध तरीके से कमी की जा रही है। पेट्रोल डीजल में भी जो उत्पाद शुल्क है उसको कमी किया जा रहा है। गेहूं के निर्यात को रोक लगा दी गई है, चूँकि हुआ ये था अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके वजह से जो निर्यात था वो बहुत बढ़ गया था, फिर भी उसको रोक लगा दिया गया। कपास पे सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है। तो ये सब फैक्ट है, स्टेटमेंट बन सकता है। छठा क्या? सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापार व्यवस्था, व्यापक व्यवस्था। क्या है? सामाजिक अवसंरचना, बोलिए एक बार मेरे साथ, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। इसमें क्या है कि जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि, यानी जो लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको उसमें वृद्धि करने की जरूरत है। उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया है। हालांकि होना चाहिए था 4%, लेकिन कितना है? 2.1%। वही बोल रहा है कि बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, ये कितना है? 5 साल से कम उम्र के मृत्यु दर में U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर जो है गिरावट दर्ज करेगी। मतलब इसमें स्टेटमेंट दे रखा है कि इसमें बाल मृत्यु दर में कमी देखी गई है।
4 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत योजना, ये डेट याद कर लीजिए क्योंकि स्टेट पीसीएस और राज्य के अलग अलग एग्जाम में ये डेट पूछता है। तो कब है? 4 जनवरी के तहत 22 करोड़ लाभार्थी की क्या हुआ? सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर चालू किया गया। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 41.5 करोड़ लोग वर्ष 5-6 से 19-20 के बीच गरीब रेखा से उभरे हैं। अब देखिए ये डेटा 19 से 20 का है, इसमें कोरोना को शामिल नहीं किया गया है। यानी आप मेंस में अगर लिखेंगे तो इस बात को रेखांकित करेंगे कि कोरोना से पूर्व 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुआ है। यह किसका रिपोर्ट है? तो यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। ठीक है, या इसको क्रिटिकल एग्जामिन भी कर सकते हैं मेंस में लिखना हो तो वर्ष 2023 से 47 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल खोला जाएगा। कौन? पीएम श्री स्कूल। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके 220 करोड़ से अधिक लोगों को खुराक दे दी गई है। असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल, असंगठित मतलब क्या होता है? जहाँ पर सरकारी नियम लागू नहीं होता है, एक लाइन में कहा जाए तो ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया जिसका सत्यापन आधार से किया जाना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ईपीएफओ एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए मैं एक नया कार्यक्रम जो एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड है उसको लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहे। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित ई श्रम पोर्टल पर क्या किया गया? पंजीकृत किया जा चुका है। नेक्स्ट क्या है? 7वां जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या है? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। एक जो 2070 तक भारत क्या है? शून्य कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य हासिल करेगा। सबसे पहला जर्मनी था, कितना था? 2045 तक नेट जीरो संकल्प व्यक्त करेगा। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन 40% तक क्या किया है? 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का अपने लक्ष्य 2030 से पहले हासिल कर लिया है। यानी अब क्या है? 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन 50% तक संचय, मतलब 50% तक टारगेट रखा गया। विद्युत स्थापित क्षमता को लक्ष्य रखा गया है। 30 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन से संभावित क्षमता था वो 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। 14-15 की तुलना की जाए, मतलब ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में। और 29-30 तक औसत जो उत्सर्जन दर है 29% की कमी हो जाएगी। यानी 14-15 से 29-30 तक कितना परसेंट? 29%। अब करें भारत का अपनी जीडीपी का उत्सर्जन तीव्रता 2005 के औसत से 30 तक 45%, मतलब सिंपल सी बात है जो हम लोग कम करेंगे वो 2005 से, और इसका ये आधार वर्ष है और इसके अनुसार 2030 तक कितना परसेंट करना है उत्सर्जन का? 45%। पर्यावरण के लिए लाइफ नामक एक जीवन पहल है, इसके माध्यम से जो लाइफ स्टाइल है उसको परिवर्तन करना है ताकि पर्यावरण पोल्यूशन। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम को करने को ध्यान रखते हुए सेवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क 2022 जारी किया, नवंबर 2022 जारी किया। तो मतलब इसको अर्थव्यवस्था में इसको कम करने के लिए एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया था। ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात की जाए तो घोषणा इसकी केंद्रीय बजट 2022 में की गई, 22-23 में किया गया था। इसे जारी रखने एवं इसका सत्यापन करने के लिए ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का गठन भी किया गया। यानी ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का संबंध किससे है? तो ग्रीन बॉन्ड से। 2047 तक भारत अपने ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। यानी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत बजट में किया गया था। इस मिशन 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर लिया जाएगा। कब तक? 2030 तक। कौन मिशन के तहत? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। इस मिशन के तहत 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। यानी जो हम लोग अभी 80% से 85% तक क्या करते हैं? जीवाश्म ईंधन के जो भी क्रूड ऑयल है या कच्चे तेल है, कोल का आयात करते हैं, उसको कम करना है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 125 की वृद्धि हो जाएगी और ग्रीन हाउस गैस की वार्षिक उत्सर्जन लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन में कमी हो जाएगी। यानी इधर 125 गीगावाट वृद्धि करना है नवीकरणीय ऊर्जा में और ग्रीन हाउस गैस में 50 मिलियन मैट्रिक टन को कमी करना है।
अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाना है। कितना जलवायु परिवर्तन के लिए कितना केंद्र? 12, और उन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसमें क्या है, वैसे कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि था? 0.5, 3 से 3.5 हो गया था। नेक्स्ट क्या कि जीविका के तहत 0.15 यानी 0.15 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर कवर किया या कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC को सूचित करने के लिए अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित नेशनल मतलब NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसको निर्धारित किया गया। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि 26 अगस्त को पुनः से निर्धारित किया गया था, और यह जलवायु जो पेरिस COP21 जो पेरिस में हुआ था, उसके बाद से इसको जो डिफाइन किया गया था उसको फिर से रीडिफाइन किया गया, नहीं हम इतना इतना उत्सर्जन करेंगे, ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भारत ने अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए 2015 में जो UNFCCC को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत ने वन और वृक्ष के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है। याद रहे, इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि बजट के अनुसार आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक कार्बन स्टॉक कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि अलग अलग डेटा आ जाएगा तो उसमें अलग हो सकता है। आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश, अरुणाचल में कितना है? 1024 मिलियन टन है। कितना? 1024 मिलियन टन है, जबकि मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से 53 टाइगर रिजर्व। सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट पूछा जाए कितना टाइगर रिजर्व है? 53। जो जंगली बाघों की संख्या में 75% की वृद्धि हुआ है। अब देखिए, एक डेटा है कि भारत में टोटल दुनिया का 70% टाइगर रहता है, जबकि 60% एलिफेंट रहता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि देश में 17 टाइगर रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, यानी जो टोटल 17 टाइगर रिजर्व है, जिसको जो इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व या टाइगर रिच कंट्री का टोटल टाइगर रिच कंट्री कितना है, जहाँ पर टाइगर रहता है, बाघ कितना देशों में है टाइगर? तो 13 देशों में, जिसमें 70% अकेले भारत में है। अब कह रहा है कि देश के 17 टाइगर रिजर्व CA या TS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, और 2 को TX2 यानी T×2 अवार्ड मिल चुका। T×2 क्या है? तो बाघों की संख्या को अपने समय से पूर्व दुगुना कर लिया, उसके लिए मिला है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार एशियाई शेरों की 674 और तेंदुआ के 12,852 तेंदुआ, यानी आर्थिक समीक्षा कह रहा है एशियाई शेर जो गुजरात में है, गिर, केवल एशिया में ही, भारत में ही केवल मिलता है एशियाई शेर। कितना है? 674, और तेंदुआ की संख्या कितना है? 12,000 से अधिक। ओवरऑल देख सकते हैं पूरे विश्व का आबादी कितना है? 60% भारत में है। नेक्स्ट, 8वां क्षेत्र है क्या? कृषि और खाद्य प्रबंधन। खाद्य सुरक्षा में पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा, और पोषण सप्ताह मनाया जाता है। आपको कमेंट करना है कौन सा सप्ताह, कौन मंथ में। भारत अग्रिम अनुमान, कौन सा अनुमान है? अग्रिम 22-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। कितना? कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जिसमें खरीद फसलों का 104.9 मिलियन टन। उसके अलावा पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% वृद्धि, औसत वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो डेटा है ना, ये मेंस के लिए VBI है। यानी आप जब मेंस में, अगर खासकर एक क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर से रहता ही है BPSC मेंस में या UPSC में, आप देखिएगा तो ये डेटा आपको कोट करने में और मार्क्स गेन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी फाइनेंशियल ईयर में कितना वृद्धि हुआ? 5.5, 21-22 में, 20 में था 5.5, 21 में 3.3 और 22 में 3% हो गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर। टोटल खाद्यान्न कितना हो गया? PT में पूछा था। टोटल खाद्यान्न कितना है? मैच द फॉलोइंग में था, एक 315.7 मिलियन टन है, जिसमें से खरीद फसल कितना है? 104.9, बाकी का हो जाएगा रबी, और जो
जायद फसल है। 21-22 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, कृषि निर्यात 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, यानी कृषि निर्यात है वो टॉप लेवल पर पहुंच गया है। केंद्रीय बजट 18-19 में कोविड के पहले किसानों की सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, उसमें 1.5 गुना की वृद्धि किया गया। ये स्टेटमेंट आप भी कर लीजिए, कितना वृद्धि किया गया, 1.5 गुना। कृषि 18-19 के बाद जो खरीफ या रबी में 22 फसलों को MSP दिया, टोटल कितना फसल MSP दिया जा रहा है, 22, और एक फसल को गन्ना है उसके लिए अलग से जारी किया जाता है। 3.89 करोड़ पात्र किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1998 में। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान है, जो दुनिया के सबसे अधिक है, और दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन बना, तो सिक्किम। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक किसान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, और 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वर्ष 2021-22 में जैविक खेती को तहत लाया जाना, मतलब इतना टारगेट है। ये सब मेंस में काम आएगा, पीटी में उतना फैक्ट पूछा नहीं जाएगा। तीसरा अग्रिम अनुमान है, इसमें क्या है कि 342.3 मिलियन टन बागवानी फसल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। कितना बागवानी फसल में रिकॉर्ड उत्पादन, कितना, 342.3। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वां सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज, इसको VVI कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रिम भूमिका निभाएगा, और ये भारत के पहल था, यानी भारत इसका सिफारिश किया था। अब क्या करें, चौथा जो अग्रिम अनुमान, देखिए हर अनुमान पूछा नहीं जाएगा, एक पूछा जाएगा। इसमें क्या है, 50.3 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन, जो एशिया में 80% और वैश्विक का 20%, यानी ये VVI है। चौथा अग्रिम अनुमान क्या है, तो मोटे अनाज के लिए 50.9 मिलियन टन अधिक अनाज उत्पादन होगा, और एशिया में 80% और भारत में विश्व में 20%। सरकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय का स्थापना किया गया। इसके मंत्री कौन है, तो मोटे भाई हैं, अमित शाह जी। कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% है। कितना है, 10.9% है। भारत 1 जनवरी 2023 से, कितना से, 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.4 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय। ये सब मेंस में है, मेंस में आप कोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी 80 या 81 से अधिक करोड़ लाभार्थी है भारत में। इसके तहत अगले साल तक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय योजना के लाभार्थी को 35 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, ये मुफ्त दिया जा रहा है। कोविड महामारी के चलते गरीबी हुई आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी, और अभी तक इसे अलग अलग चरणों में आगे बढ़ाया जा चुका, लागू किया जा रहा है। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक शामिल कर नवीनतम चरण था। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति 5 किलो, इसमें सिंपल सी बात है, ये कह रहा है ना, इसमें पहले फ्री दिया जाता था, ये आया था 2013 में, ये 2013 में आया था UPA सरकार के समय में। प्रत्येक परिवार ने लाभार्थी को 5 किलो अनाज दिया जाएगा सब्सिडी रेट पे। मोदी सरकार ने इसको फ्री कर दिया कोविड के बाद। PM किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसान को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। ये सब डेटा है। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना यानी ई नाम क्या है, नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई-नेम, ये मेंस में आप कोट कर सकते हैं। इसके तहत 1.74 करोड़ और 2.39 लाख व्यापारी को शामिल किया। एक तरह से मंडी है, मंडी को, इसके माध्यम से भारत के किसी मंडी में कृषक अपने सामान को बेच सकता है, निर्यात नहीं बेच सकता है। अध्याय 9 किस संबंधित है, उद्योग अस्थायी विकास। घरेलू, इसमें क्या करा है कि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में
वस्तु और सेवाओं का निर्यात क्या है, निर्यात वित्त वर्ष 16 के बाद सबसे अधिक रहा है, यानी वर्तमान में 16 के बाद सबसे अधिक रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है, जो हम लोग देख चुके हैं पहले ही, जिसके हैंडसेट उत्पादन 21 में 29 करोड़ यूनिट भारत में कर दिया गया। भारत विश्व का सबसे अधिक जेनेरिक दवा का उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति का 20%, यानी ओवरऑल में क्या कर टॉप पर है, लेकिन मात्रा 20% है। फार्मास्यूटिकल्स फार्मा उद्योग में भारत दुनिया का तीसरा और मूल्य के हिसाब से क्या है, 14वां स्थान है। भारत उद्योग में प्रत्यक्ष यानी FDI 4 गुना वृद्धि की गई है। FDI 2019 में 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 699 मिलियन डॉलर हो गया। आपको ध्यान ये रखना है, ये बजट वाला पूछ रहा है कि कौन सा मंथ का पूछ रहा है, क्योंकि मंथ पूछ के एग्जाम में फंसा देता है। तो भारत विश्व में 60% बाजार हिस्सेदारी रखता है, सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता, यानी वैक्सीन निर्माता में भारत का स्थान बहुत ऊपर है। 25 तक लक्ष्य क्या, 25 तक भारत 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल, ये भी आपको बजट में भी दिखा था, टारगेट क्या है, 1 ट्रिलियन जो अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अर्थव्यवस्था, यानी आप जो मोबाइल रखे हैं या जो कंप्यूटर या जो भी चीज़ देख रहे हैं उसके माध्यम से 1 ट्रिलियन, लेकिन कब तक, 25 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 19 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक, यानी 3 गुना वृद्धि होने की संभावना, यानी 19 से 22 तक में 4.4 से 11.4, यानी 3 गुना लगभग वृद्धि होगा। वित्त वर्ष 22-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाकर 911 मिलियन टन कर दिया गया है, होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% का अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी वर्ल्ड वैल्यू जो चेन है भारत, उसमें क्या है, भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया विजन या मेक इन इंडिया 2.0 शुरुआत की गई है। कितना क्षेत्र, 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र है। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्र के साथ 24 उप क्षेत्र भी है को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार PLI क्या है, PLI योजना का फुल में क्या है, आपको कमेंट करना है। ये क्या कर रहा है कि जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला शामिल होने के लिए इस योजना को 5 वर्षों के लिए 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियां शुरू की गई। ये कह रहा है कि जो चीन के जो सप्लाई चेन था वो डिस्टर्ब हो गया था, उसके बाद से भारत इस स्थान को लेना चाह रहा है। इसके लिए क्या कर रहा है कि अगले 5 वर्षों में जो अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजी व्यय किया जाएगा, इसके लिए 24 उप श्रेणी शुरू की गई है। और इस योजना के तहत PLI योजना के तहत 47,500 करोड़ रुपये का निवेश का लक्ष्य रखा है। अब क्या नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र, सेवाएं शक्ति का स्रोत है। तो ये कह रहा है कि 22-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि से बढ़ने का अनुमान है। 21-22 में सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई घोषणा की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 76वें वर्ष से शुरू होगा, यानी जो 75वें वर्ष है उसके उपलक्ष्य में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित किया गया। 75 से 75 को रिलेट कर सकते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में सूची भारत का स्थान जो है सबसे, मतलब ये क्या कर रहा है, इस विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा क्या बना प्राप्तकर्ता बन गया। अब क्या है नेक्स्ट जो है, बीमा कंपनी में FDI 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74%। ये पूछा गया था 67 प्रीलिम्स में, 67 BPSC के प्रीलिम्स में। भारत बीमा बाजार दुनिया के शीर्ष 10 बड़ा बाजार है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है, क्या है, वैश्विक क्षेत्र सतर्क और असावधान। इसमें क्या है, अप्रैल से दिसंबर व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। सेम मंथ में व्यापार आयात जो रहा वो 551.7
मिलियन आ रहा है। अब देखिए इसे व्यापार घाटा भी पूछ लेता है, जो बीपीएससी 68 प्रीलिम्स में पूछा गया था, प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्या है कि भारत ने 13 मुफ्त व्यापार समझौता किया है। कितना? 13। लेटेस्ट किसे हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग, और इसमें इसका नाम क्या है? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ECTA के तहत 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए और 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हो गया। यानी 2 अप्रैल को साइन किया गया और 29 दिसंबर से प्रभावी हो गया है। ठीक है। इससे पहले भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदार यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किया गया था, वो 2 अप्रैल को और ये 18 फरवरी को। आधिकारिक तौर पे 1 मई 2022 से प्रभावी है, वो दिसंबर से प्रभावी है। अब कह रहा है आसियान देशों और 6 अन्य देशों को WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय, ये मतलब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये कब हुआ था? तो ये हुआ 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर और 1 जनवरी 2022 से। इसमें भारत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें इंडिया नहीं है। कहा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी किसानों ने विरोध किया, इसकी वजह से भारत इसमें शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? इसमें कितना देश है टोटल? 15 या 16? आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों को सहायता करने के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना कब शुरू किया गया? अगस्त 2022 शुरू किया गया, जिसमें की गई थी। अब कृषि उड़ान 20 को अक्टूबर 2021 में अगस्त 2020 में था ये कृषि उड़ान योजना 2020, और 21 में कृषि उड़ान 20 योजना अक्टूबर में शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। अब कह रहा है अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच अवधि के दौरान चालू खाता घाटा कितना रहा? 3.3%। यही क्वेश्चन पूछा गया था शायद 67 या 68 में, ये आंकड़ा पूछा गया था कितना लाख करोड़ है। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के चालू खाता कितना है? 4.4। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ये कितना है? 562.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये एकदम मंथ तो ध्यान रखना, कौन सा मंथ है? दिसंबर 2022, और नवंबर 2022 तक ये छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत जो ऋण के मामले में है 610.5 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट, इसमें दीर्घकालिक ऋण 478.8 अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट, अंतिम चैप्टर है ये क्या? भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। 25 तक डिजिटल इकोनॉमी कितना बनाने का लक्ष्य है? 25 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपये की कितना 79,151 परियोजना को क्या करना है? कार्यान्वित किए जाने की योजना, अलग अलग चरण में। राष्ट्रीय पाइपलाइन की शुरुआत 1920 में के लिए 1920 से अगले 5 वर्ष 24-25 के लिए की गई थी। यानी कब से कब तक? 1920 से 20-25 तक, 24-25 तक। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन 9 लाख करोड़ निवेश की क्षमता, कितना? 9 लाख करोड़ निवेश की क्षमता के साथ शुरू किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 अगस्त 2021 को। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान 9 लाख रुपये का मौद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। 23 में 1.6 लाख करोड़ रुपये मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। अब कह रहा है कि सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों का विकास को मंजूरी दी है। यानी 16 राज्य 59 सोलर पार्क। लक्ष्य क्षमता कैपेसिटी कितना है इसका? कितना गीगावाट? 40 गीगावाट। इस दौरान 21-22 के दौरान 17.2 गीगावाट विद्युत क्षमता उत्पादन हुआ। सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? थर्मल का। ये मैच द फॉलोइंग करके बीपीएससी में पूछा जाता है और दरोगा में भी पूछा जाता है। कितना कितना है? तो 59 यानी 60 में 59.1% है। द्वितीय बड़ा हिस्सा किसका है? अक्षय ऊर्जा का 27.5 है, और तृतीय है हाइड्रो। यानी पहला क्या है? थर्मल टॉप पर है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा A,
उसके बाद हाइड्रो, यानी आप इसको याद कर सकते हैं ता, TAH, ता, थर्मल, अक्षय, हाइड्रो। कितना कितना है 59.1, 27.5 और 11.7। ये एक बार फ्रेंड्स आप बोलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको याद भी हो जाएगा। 59.1, ठीक है, 27.5, 11.7 कौन है? थर्मल, अक्षय और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 22 के दौरान, ठीक है, 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। 23 से मतलब अक्टूबर 22 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया जा चुका है। और राजमार्ग की कुल नौगम्य जो लंबाई है 14,850 किलोमीटर। इसमें फ्रेंड्स एक बार फिर से बोल देते हैं, 23 में कितना था? 10,457, ठीक है। वही अक्टूबर 22 की बात करें तो ये हो जाएगा वित्त वर्ष कितना है? 40-60 राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर है। और जल मार्ग में कितना नौकागम है? तो 14,885। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। इसको BBI कर लीजिए, यानी दीदी जो है सर्वाधिक क्या करती है? राष्ट्रीय राजमार्ग बनाई है। सर्वाधिक कहाँ पर? बंगाल में। हाल ही में 106 नए जलमार्ग, सॉरी जो जलमार्ग सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल। वैसे भी बंगाल देख सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जो 106 नए जलमार्ग को राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे घोषित किया गया, जिससे देश में वाटरवे की संख्या कितना हो गया? 111। कितना? 111। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बिहार का जो स्थापना दिवस था कौन सा नंबर था? 111। और यहाँ पे जलमार्ग भी 111 हो गया। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पे अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया है। कितने साल पुराने? 100 साल। ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही जो मतलब आवागमन है सुनिश्चित किया जाएगा। ये कितना? 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा है। रेलवे में कौन सा स्थान है? चौथा। यूपीआई आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि और मात्रा में 115% की वृद्धि। नवंबर 2022 तक भारत कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितना है? 117 करोड़। कितना है? 117 करोड़, जिसमें 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में है। और नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस हो चुका है। यानी वायरलेस कितना? 97। 3% अभी भी वो वाला चोंगा वाला है जो पहले हुआ करता था। भारत के कुल टेली डेंसिटी कितना? इसको BBI कर लीजिए। कितना टेली डेंसिटी है? 84.8। दिल्ली में सर्वाधिक है, कितना? 270%। और बिहार में सबसे कम है 55.4%। बिहार वाले आपको एग्जाम देने जा रहे, सबसे कम कितना? बिहार कितना? 55.4। 15 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता कितना है? ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता 200% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, लास्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और चैनल को अपने फ्रेंड और ग्रुप में शेयर कीजिए। और एडिटोरिया या जो भी करंट अफेयर या जो भी NCERT हो, सभी आपको बुक को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो जून 2022 के स्थिति के अनुसार 84 करोड़ ग्राहक के पास इंटरनेट कनेक्शन है। नेक्स्ट कुछ आंकड़ा है जो आपको शेयर कर देता हूँ। विभिन्न संकेतक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 19 से 21 के लिए था। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार ये जो डेटा है, अब देखना इसमें क्या है कि कुल प्रजनन दर 2% है। ये क्या कह रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नमूना सर्वेक्षण कौन सा? दोनों क्या है? 2%। शिशु मृत्यु दर ये 35.2 है, ये 28 है। मातृ मृत्यु दर इसका पता नहीं है, और इसका जो 18 से 20 तक का 97 है। नवजात मृत्यु दर 24.5 है, ये 20 है। 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों का मृत्यु दर है 41.9 है, ये 29 है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा है, और ये लास्ट है, ये क्या है? प्रेषण, यानी जो धन प्राप्ति होता है विदेशों से भारतीय को, वो क्या है? भारत जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये पहला देश है जो 100 बिलियन क्रॉस कर गया। टॉपर कौन है? भारत, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन। यानी इंडिया
IMC, इंडिया, मैक्सिको और चाइना। नेक्स्ट ये क्या है कि वित्त वर्ष 22-23 के लिए अप्रैल से सितंबर मंथ FDI में आकर्षित करने वाले 3 क्षेत्र कौन है? क्षेत्र है सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर टॉपर है, सेवा क्षेत्र, व्यापार। और एरियाज ये टॉप 3 जो देश है सबसे ज़्यादा सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। सिंगापुर, मॉरिशस, यानी SMU। फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।